हाय एवरीवन। इस वीडियो से हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम एमबीबीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, बोथ फ्रॉम प्रॉफ पॉइंट ऑफ व्यू एंड पीजी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अलग अलग वीडियोस में हम प्रॉफ पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे एंड पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम एक कम्युनिकेबल डिसीज़ेस के टॉपिक को टच कर रहे हैं, जो कि थर्ड प्रॉफ के कम्युनिटी मेडिसिन का टॉपिक है। और कम्युनिकेबल डिसीज़ेस में हम प्रॉफ पॉइंट ऑफ व्यू से इसे डिस्कस करने वाले हैं। और इसका पहला क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं, दैट इज़ एक्यूट डायरियल डिसीज़। तो उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को आज हम इस वीडियो में देखेंगे और उसके नेक्स्ट पार्ट में हम उसके कंट्रोल मेजर्स को डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं देखते हैं। डायरियल डिसीज़ प्लस कंट्रोल प्रोग्राम करके क्वेश्चन आ सकता है, और एपिडेमिक कंट्रोल मेजर्स ऑफ एक्यूट डायरियल डिसीज़ ये आ सकता है, और डिस्क्राइब एक्यूट डायरियल डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम ये हो सकता है। तो एक्यूट डायरियल डिसीज़ जो है पाक टेक्स्ट बुक में पेज 258 में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप रेफ़र कर सकते हैं। उसी से मैंने नोट्स भी बनाया है। इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है इसका? पासेज ऑफ लूज लिक्विड और वाटरी स्टूल यूजुअली ग्रेटर दैन 3 times a day। तो अगर लूज लिक्विड या वाटरी स्टूल पास हो रहा है और यूजुअली ये दिन में 3 बार से ज़्यादा होता है, तो हम उसे एक्यूट डायरियल डिसीज़ बोलते हैं। अब एक्यूट डायरियल डिसीज़ के क्लिनिकल टाइप्स क्या होते हैं? पहला तो इसमें एक्यूट वाटरी डायरिया होता है। तो एक्यूट वाटरी डायरिया जो है घंटों से लेकर दिनों तक चलता है इसका ड्यूरेशन, और इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है बॉडी में, और वज़न कम हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है। दूसरा एक्यूट ब्लडी डायरिया होता है, इसको डिसेंट्री भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि स्टूल्स में ब्लड दिखने लगता है और साथ में इंटेस्टिनल म्यूकोसा डैमेज भी हो जाता है। तीसरा होता है परसिस्टेंट डायरिया। ये 14 दिन या उससे ज़्यादा चलता है और इसमें माल न्यूट्रिशन हो जाता है और सीरियस नॉन इंटेस्टिनल इन्फेक्शन भी हो जाता है। फिर फोर्थ है डायरिया विथ सीवियर माल न्यूट्रिशन। तो इसमें सीवियर सिस्टमिक इन्फेक्शन हो जाता है, साथ में डिहाइड्रेशन भी हो जाता है और हार्ट फेलियर भी हो जाता है। तो ये सारे क्लिनिकल टाइप्स थे एक्यूट डायरियल डिसीज़ के। अब हम देखते हैं कि इसके एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स हमेशा 3 एरिक्स में डिस्कस किए जाते हैं, दैट इज़ एजेंट फैक्टर्स, होस्ट फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। एजेंट फैक्टर्स जो डायरिया में इन्वॉल्व होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो वायरसेस होते हैं। तो वायरसेस में कौन कौन से इन्वॉल्व हो सकते हैं? रोटा वायरसेस हो सकता है, कोरोना वायरसेस हो सकता है, एडेनो वायरसेस हो सकते हैं और साइटोमेगालो वायरस हो सकते हैं। बैक्टीरिया में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं? शिगिला हो सकता है, साल्मोनेला हो सकता है, विब्रियो कॉलेरी हो सकता है, स्टेफ ऑरियस हो सकता है, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस और नीजेरिया गोनरी हो सकता है। एंड अदर ऑर्गेनिजम्स में आ सकता है जायडिया इंटेस्टिनलिस, ट्राइक्यूरियरिस आ सकता है और एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका आ सकता है। तो इन ऑर्गेनिजम्स के अलावा और भी ऑर्गेनिजम्स है जो डायरिया कॉज कर सकते हैं, बट ये ऑर्गेनिजम्स मोस्ट कॉमनली डायरिया कॉज करते हैं। देन दूसरा होस्ट फैक्टर्स होता है। तो होस्ट फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो होस्ट की इम्यूनिटी को अफेक्ट करते हैं, जिससे कि डायरिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो हम इसमें देखेंगे। तो पहला तो ये है कि एक्टिव इम्यूनिटी की कमी होती है इन्फेंट में, इसलिए चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरी चीज़ कंटेमिनेटेड फूड अगर कोई कंज्यूम करता है तो उसको डायरिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड तीसरा अगर कोई डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है ह्यूमन या एनिमल फिशीज़ के, तो उसको डायरिया के चांसेस ज़्यादा हैं। देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं डायरिया को, वो देखते हैं। तो बैक्टीरियल डायरिया जो है मोस्ट फ्रिक्वेंटली वो होता है रेनी सीजन के टाइम पे, एंड वायरल डायरिया जो होता है वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली विंटर सीजन में होता है, और ये मोस्टली रोटा वायरस कॉज करता है। देन फोर्थ है रिजर्वियर ऑफ इन्फेक्शन एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो रिजर्वियर ऑफ इन्फेक्शन जो है डायरिया का, वो क्या होता है? प्रिंसिपल रिजर्वियर ई कोलाई या शिगिला के केस में ह्यूमन होता है, एंड in case of Campylobacter jejuni
एनिमल रिजर्वियर होता है। देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीकल ओरल रूट होता है, स्पेशली रोटा वायरस के लिए माउथ के थ्रू हो जाता है। एंड सेकेंड जो डायरेक्टली ट्रांसमिशन होता है वो पर्सन टू पर्सन होता है, और इनडायरेक्टली जो ट्रांसमिशन होता है वो कंटेमिनेटेड फॉर्मेट्स के थ्रू हो सकता है। तो ये सारा हमने डायरिया के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका कंट्रोल मेजर्स देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिव मी फीडबैक प्लीज़ everyone so that I can improve the video. Bye bye.